तो इंशाल्लाह मजीद एक बार कोशिश करते हैं। मोटिवेशन का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। एक मोटिवेशन का इन्वायरमेंट होता है तो सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जब एक सारे लोग हम ये देखते हैं कि हाँ जी बाकी लोग भी नहीं पढ़ रहे, काम नहीं कर रहे, तो आमतौर पे हम भी काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जिसे कहते हैं कि रेगुलर मजीद हो जाएं और बेहतर तरीके से स्टडी स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक लिंकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मजीद भी कुछ दिन चलेगा, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप में से मेजोरिटी लोग तो जाहिर बात है मास्टर लेवल के हैं और आपको लिंकेज का कंसेप्ट होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा लिंकेज से पहले। मेंडल ने जो काम किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि लिंकेज कंसेप्ट समझ ही उसी वक्त आता है जब हमने मेंडल के खास तौर पे टेस्ट क्रास जो है वो समझ रखे हों, ठीक है, या ओवरऑल उसका मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड को अंडरस्टैंड कर रखा हो। मेंडल के बारे में हम ये कहते हैं कि वो जी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेंडल के बारे में हम ये कहते हैं कि वो लकी था। क्यों लकी था? इसलिए लकी था कि उसने जिन ट्रेड्स पे काम किया था तो वो ट्रेड्स या तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद थे, और या फिर हम कहते हैं अगर एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद थे तो वो एक दूसरे से काफी दूर मौजूद थे। इस बात का मतलब क्या है? ये सेंटेंस हम भी बीसियों बार सुन चुके हैं। इससे मुराद ये है कि फर्ज किया जिस तरह आपने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, वो 7 कैरेक्टर हम कहते हैं कि या तो नॉन होमोलोगस पे मौजूद थे, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद थे। अगर सेम पे थे भी तो हम कहते हैं एक दूसरे से इतने दूर थे कि जब क्रॉसिंग ओवर होती थी तो वो आज़ादी से जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, असॉर्ट कर रहे थे। इस हिसाब से लकी था। और अगर कुछ ऐसे वो ट्रेड्स को स्टडी करता जो कि सेम क्रोमोसोम पर मौजूद होते और काफी करीब होते, तो फिर उसको ये जो रेशो हम देखते हैं डाई हाइब्रिड की 9:3:1 रेशो, ये उसको हासिल ना होती। उसी को लेकर हम ये स्टार्ट करते हैं लिंकेज। लिंकेज से मुराद क्या है? इससे मुराद यहाँ पर बताया हुआ है कि जीन जो है, ऐसे जीन जो कि सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हो तो और काफी फेयरली क्लोज हो एक दूसरे से, तो वो क्या होते हैं, इनहेरिटेड, यानी कि इनहेरिट भी इकट्ठे ही होते हैं। मतलब जहां जहां पर वो क्रोमोसोम जाएगा वो ट्रेड सारे आ, उसी के साथ ही जाएंगे। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर आ, वो तमाम के अगर 3 से 4 ट्रेड्स हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी सीड का कलर है, शेप है, या पोलन ग्रेन का साइज है, हम 3 से 4 कलर ले लेते हैं और वो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है, तो वो फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रहेंगे। हमें जिसे कहते हैं कि नए रिकम्बिनेंट देखने को नहीं मिलते। तो जहां पर एक एग्जांपल सामने आपके दिखाई जा रही है, ये टेस्ट क्रॉस की एग्जांपल है कि ऐसे जीन्स जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पर मौजूद है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट क्लास में हमेशा वो 1:1:1:1 की रेशो देते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दी हुई है कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस करवाया हुआ है रिसेसिव के साथ, तो F1 में आपको हाइब्रिड दिखाई दिया। अब ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस से मुराद ये होता है जो F1 जनरेशन है इसको आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएं। तो जब क्रॉस करवाया तो हमें वही जैसे आपको बताया कि 1:1:1:1, मतलब तमाम तरह के पॉसिबल रिकम्बिनेंट देखने को मिलते हैं। दो तो वो हो गए जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में थे, और दो नए हमें जिसे कहते हैं ना रिकम्बिनेंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकता है, इसी तरीके से जो रिसेसिव है वो डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल टू देखना चाहेंगे, जहाँ पर क्या बताया हुआ है। कहते हैं अगर क्रोमोसोम जो जीन्स हैं वो किस पर मौजूद हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो वो इकट्ठे ही ट्रांसफर होते हैं या उसी क्रोमोसोम पे रहते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज।
मैं अपनी तरफ से यहाँ से, हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट पेज आ गया तो, हाँ जी थोड़ा बिल्कुल क्लियर, हाँ जी। तो इस एग्जांपल को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये देखें, सेकंड एग्जांपल आपको ये बताई हुई है कि कैपिटल ए कैपिटल बी, इस तरीके से स्लैश डाल के कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, ये जो आपको F1 जनरेशन हासिल हुई। तो इस F1 जनरेशन को क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया। तो अब आपको 1-1-1-1 रेशो हासिल नहीं हो रही, बल्कि वही पेरेंटल कम्बिनेशन ही आपको देखने को मिल रहे हैं F2 जनरेशन में, मतलब टेस्ट क्रॉस करने के बाद 1:1 हासिल हो रही है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यही है कि ये एलील जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद है, करीब मौजूद है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद ये सटन की थ्योरी बताई हुई है। इसके मुताबिक हम बात करते हैं कि देखें, इससे पहले जैसे कि बात की थी मेंडल ने किसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में या जीन्स के बारे में। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट इसने पेश किया था सटन ने। उसने कहा था कि जो क्रोमोसोम है, वो हम कहते हैं कि किसी भी जानदार के अंदर डुप्लीकेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और या अभी कह सकते हैं होमोलोगस पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये वर्ड यूज करना ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद गैमीट्स में हमेशा हैप्लॉइड नंबर मौजूद होता है, मतलब जब भी गैमीट्स बनते हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। और उसके बाद जब दोबारा गैमीट्स क्या करते हैं, आपस में रीयूनियन करते हैं, रीयूनाइट होते हैं, तो हम कहते हैं उस वक्त आप ये कह सकते हैं ये क्रोमोसोम भी क्या करते हैं, दोबारा से आपस में मिल जाया करते हैं। ठीक है। तो जो बिहेवियर उसने मेंडल ने ऑब्जर्व किया था जीन्स के बारे में, वही बिहेवियर यहाँ पर इसने क्रोमोसोम के बारे में बताया कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, और इसके अलावा जब भी गैमीट्स बनेंगे बनेंगे तो उनको जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हासिल होंगे। जब ये इसकी थ्योरी आई तो फिर उसके बाद जहन में क्वेश्चन आया कि देखें जो क्रोमोसोम है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि जब भी गैमीट्स बनते हैं तो वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, और यही सेम बिहेवियर किसका है, जीन्स का है। तो ये फिर उसके बाद नजरिया पेश किया गया कि जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रेड्स तो बहुत सारे होते हैं और क्रोमोसोम की तादाद क्या है, वो लिमिटेड है। तो इसके बाद हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि एक क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, एक से ज्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। जी नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। जी, क्या आपकी तरफ इशू है? नेक्स्ट पेज नहीं शो हो रहा? चले मैं इधर अपनी तरफ से रीड कर देता हूँ। हाँ, शो नहीं हो रहा यार नेक्स्ट पेज, शायद मुझे ना हो रहा हो। चले मैं इधर अपनी जो आपको डाटा सेंड किए वहीं से मैं इसको कर देता हूँ। हाँ जी, इधर से नहीं शो हो रहा, नेक्स्ट पेज नहीं शो हो रहा। अच्छा, उसके बाद हम उससे नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है, बेटसन एंड पुनेट कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगा। तो यहाँ पर बेटसन और पुनेट ने क्रॉस करवाया था। प्लांट कौन सा लिया? पी प्लांट, मतलब लेथिरस और डोरेटस लिया। और उसके जो दो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर खास तौर पे ऑब्जर्व किए गए। मिसाल के तौर पर उनका फ्लावर कलर जो है, एक हम वो ट्रेड ले लेते हैं, और दूसरा जो पोलन ग्रेन है उसकी शेप ले लेते हैं। जो फ्लावर का कलर था, यहाँ पर दो फिनोटाइप थे, या तो वो ब्लू था या फिर हम उसे कहते हैं कि वो रेड कलर में था। इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है वो या तो लॉन्ग थे या फिर हम कहते हैं कि राउंड थे। तो उनका क्रॉस करने पर, मतलब टेस्ट क्रॉस करने पर रेशो हमें क्या हासिल होनी चाहिए, हमेशा
टेस्ट क्रॉस की रेशो देखिए हमेशा क्या होती है, 1:1:1:1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या जो पॉसिबल फिनोटाइप जो है वो देखने को मिलते हैं। ब्लू और पर्पल लॉन्ग, इसको कैसे शो किया, ब्लू को कैपिटल आर से, और पर्पल लॉन्ग को कैसे शो किया है, आर स्मॉल ओ, आर और स्मॉल ओ से। इसी तरीके से जो रेड और राउंड है उनको किस लेटर से शो किया है, रेड को स्मॉल आर से शो किया है, रिसेसिव है इसलिए हमने इसे स्मॉल लेटर से शो किया। और राउंड ये भी क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है तो इसको हमने स्मॉल आर और स्मॉल ओ से क्या किया, हमने इसको यहाँ पर शो किया। F1 की बात करेंगे तो F1 में वही हाइब्रिड हासिल होते हैं जैसा कि इससे पहले हम मुसलसल बहुत सारे क्लासेस में देखते आ रहे हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल ओ, स्मॉल आर और स्मॉल ओ। अच्छा, ये F1 है इसको हम क्या करते हैं, सेल्फ करवाते हैं। सेल्फ करवाने पर हमें रेशो 1:1:1:1 हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेशो हासिल हुई वो 7:1:1 और 7 आपको रेशो जो है हासिल हो रही है। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लू और पर्पल लॉन्ग मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, 192 है। इस तरीके से जो रेड और राउंड है जो रिसेसिव है वो कितने हैं, 182 हैं। इसके बाद जो रिकम्बिनेंट है ब्लू और पर्पल राउंड ये कितने हैं, 23 हैं। इसी तरीके से रेड और लॉन्ग ये रिकम्बिनेंट ये कितने हैं, 30 हैं। तो जो आपको 7:1:1 और 7 रेशो दिखाई दे रही है, इसमें जो 7 है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, और जो 1 और 1 रेशो आपको दिखाई दे रही है ये नए रिकम्बिनेंट जो बने हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब नए रिकम्बिनेंट कौन से हैं, ब्लू के साथ कौन जा सकता है, हम कहते हैं कि ब्लू के साथ यहाँ पर राउंड जा सकता है। इसी तरीके से रेड के साथ क्या जा सकता है, वो पर्पल जा सकता है। तो वो आपको ये रिकम्बिनेंट जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। उसके बाद इससे इससे आप कह सकते हैं कि जो मैंने ये थ्योरी पर बताई है बैटसन एंड अपोनेंट की, क्या है, कपलिंग की और रिपल्शन की। ये जो फिनोमिना है इसको आप क्या कह सकते हैं, कपलिंग का। कपलिंग से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो आप कह सकते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट को अट्रैक्ट कर रहा है जिस वजह से उनकी रेशो ज्यादा आ रही है। इस तरीके से जो रिसेसिव है वो रिसेसिव को अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमने कहा ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ये फिनोमेना आपके लिए समझना जरूरी है, इसको हमने कपलिंग का नाम दिया। कपलिंग से मुराद है अट्रैक्ट करना, मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट को अट्रैक्ट कर रहा है और जो रिसेसिव है वो रिसेसिव को ही अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हमने नाम दिया कपलिंग का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो फिनोमेना देखने को मिलेगा इसे आप रिपल्शन का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर जी जी नेक्स्ट जो है आपने फिर वही सेम मतलब ब्लू और जो पर्पल राउंड है उसको क्रॉस करवाया रेड और इसके साथ लॉन्ग के साथ। जो रेड है रिसेसिव है, इस तरीके से जो पोलन ग्रेन का जो साइज लॉन्ग ये भी क्या है, रिसेसिव है। तो इसके साथ आपने क्रॉस करवाया तो F1 आपको हाइब्रिड दिखाई दे रहे हैं। फिर F1 को आपने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया तो अब आपको रेशो क्या देखने को मिल रही है, वही 1:7:7:1 आपको देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए ये रेशो ऊपर वाली जो इससे पहले हमने आपको टेस्ट क्रॉस करवा के दिखाया है उससे कैसे डिफरेंट है, उससे इस तरीके से डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 क्या है, ब्लू और पर्पल लॉन्ग है मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 7 है ये ब्लू और पर्पल राउंड है। इस तरीके से जो दूसरा 7 है वो रेड और लॉन्ग है मतलब रिकम्बिनेंट है, और जो 1 है वो कौन सा है, रेड एंड राउंड है। ये फिनोमिना इससे पहले वाले फिनोमिना से बिल्कुल आपको अपोजिट दिखाई दे रहा है। इससे बैटसन वगैरह किस नतीजे पे पहुंचे, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट को रिपेल कर रहा है, इस तरीके से रिसेसिव जो है वो रिसेसिव को रिपेल कर रहा है, और इसके नतीजे में हमें जो रिकम्बिनेंट है उनकी रेशो ज्यादा देखने को मिल रही है, और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो हमें यहाँ पर
कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये उनकी क्या थी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन आप इसको, इसी चीज को थोड़ा नीचे जाकर ऑब्जर्व करेंगे, उसमें ये बताया हुआ है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, इसको जो दी बेस्ट एक्सप्लेन किया वो मॉर्गन ने। तो जहां पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है 7.2 वाली, इसके ऊपर वाली लास्ट लाइन में रीड करना जो है मुनासिब समझूंगा कि फर्दर सजेस्टेड दैट द टू जीन्स आर फाउंड इन कपलिंग फेज आर इन रिपल्शन फेज बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब वो जीन्स जो कि कपलिंग फेज या रिपल्शन फेज मतलब उसको शो कर रहे हैं, असल में वो क्या मौजूद है, वो सेम क्रोमोसोम पर मौजूद है। बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, उसे कपलिंग का नाम दिया है। या डिफरेंट होमोलॉग क्रोमोसोम पर मौजूद है, उसको रिपल्शन। मतलब ये उसने फिनोमेना को, आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मॉर्गन ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने तो ये कहा था कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, और रिसेसिव जो है वो रिसेसिव को अट्रैक्ट कर रहा है कपलिंग के अंदर। ठीक है, और जो रिपल्शन के अंदर क्या बताया था, रिपल्शन के अंदर ये बताया कि डोमिनेंट डोमिनेंट को रिपेल कर रहा है, और जो रिसेसिव है वो रिसेसिव को क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। लेकिन मॉर्गन ने जो इसको जो दी बेस्ट एक्सप्लेन किया, उसने ये कहा कि हमें कपलिंग का फिनोमेना कब देखने को मिलता है, वो तब देखने को मिलता है अगर जो जीन्स है वो किस पर मौजूद होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, तब हम कहते हैं कपलिंग का फिनोमेना शो करते हैं। और अगर वो नॉन होमोलोग पे मौजूद होते हैं, फिर वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं, वो रिपल्शन का फिनोमेना जो है तब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जिसे कहते हैं एक बेसिक सा कंसेप्ट था किस किस का लिंकेज का टॉपिक को हम यहीं पर ही जिसे कहते हैं कि खत्म करना चाहेंगे। इसके बाद फर्दर लिंकेज की कुछ टाइप्स हैं, हम वो देख लेंगे। और इसके अलावा जो लिंकेज मैप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क कर सकता है। ठीक है, अपना सलीम मेंबर भी ऑलरेडी कम ही है, आज 6 मेंबर हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो मजीद आप इसको रीड कीजिएगा सर जो आपको मैंने ये डाटा भेजा। जी जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो डाई हाइब्रिड होता है ना, टेस्ट क्रॉस, इसको हम लिंकेज को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे होते हैं, जबकि हम डाई अगर हाइब्रिड। देखें हाँ 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 हाँ, मोनोहाइब्रिड बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल। को जब हाँ हम उसको कर रहे होते थे, तो तब हम होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अ ट्रेट को देखने के लिए कर रहे होते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो डाई हाइब्रिड की जब भी हम बात करेंगे उस वक्त हम ये लिंकेज खास जो है ना, लिंकेज ऑफ फिनोमेना, उससे समझो कि आपका एक कंपैरिजन चल रहा होता है। ठीक है, डाई हाइब्रिड में, क्योंकि देखिए डाई हाइब्रिड में हम यही बात करते हैं ना कि एक से ज्यादा जिसे कहते हैं हम ट्रेड्स एक वक्त में स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम देखना चाह रहे होते हैं कि क्या वो ट्रेड्स सेम क्रोमोसोम पर मौजूद हैं या डिफरेंट होमोलॉग पे मौजूद हैं, या क्या वो आपस में लिंक्ड है भी सही या नहीं है। जी सर, ठीक। हाँ जी। ठीक है, मजीद किसी को क्वेश्चन है तो ओके, वरना कल हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। ओके हो गया सलीम, आप फिर एंड कर